So, good morning, good afternoon, good evening. Suit yourself for the time you're watching this video. I am Bhavna and I welcome you all to today's discussion of current affairs. और आगे बढ़ने से पहले I would want you all to know that on our website we have a compilation of multiple choice questions जो कि आपके GS papers और current affairs को contain करता है और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप जाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके अंदर एक्टिव लर्निंग और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टुडेज डिस्कशन पार्ट। So, the content of today's discussion is as follows. Firstly, we'll talk about the Governor of West Bengal returns the recommendation of Chief Minister over summoning the West Bengal Assembly. Then we will be talking about Honorable Prime Minister flags off 100 Kisan drones to facilitate farmers and to make farming easy for them. Then we have a news about LIC IPO, and then we do have some quick prelims fact that includes Sudha Raghunathan is a member of CABC now, and how moth and other pollinators are helping our ecosystem. We'll talk about referring to the Himalayas. And finally, we have the first batch of MH60R copters are to arrive by July. So let's begin with the first article. तो इस आर्टिकल को हम समझते हैं। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। ये कवर करता है आपका पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट, साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शनिंग, कंडक्ट, पावर एंड प्रिविलेजेस जो होते हैं, इसको ये कवर करता है। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे पावर्स ऑफ गवर्नर की बात करेंगे। समनिंग ऑफ असेंबली क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो अब हम इस आर्टिकल को देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। क्या हुआ, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, उन्होंने वहाँ की चीफ मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें कि ये कहा गया था कि उन्हें असेंबली को समन करना चाहिए। इशू क्या है? इशू ये है कि वेस्ट बंगाल की सीएम ने ये रिकमेंड किया गवर्नर को कि उन्हें असेंबली को समन करना चाहिए, और गवर्नर ने क्या किया, उस रिकमेंडेशन को ये आर्ग्यू करते हुए रिटर्न कर दिया कि ये केवल ये जो समनिंग का प्रोसेस है, हम वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कंपाइलेंस के लिए ही कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ ये समझ लेते हैं कि समनिंग क्या होता है, असेंबली को समन करना क्या होता है। समन करना एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेट असेंबली के सभी मेंबर्स को कॉल करते हैं टू मीट, और ये जो पावर है टू समन ईच हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली टाइम टू टाइम, ये पावर होता है गवर्नर के पास। ओके, तो अभी हमने ये समझा कि समनिंग क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो पावर होता है समन का, सेंस वो गवर्नर के पास होता है। तो ये जो पावर है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये पावर कौन से आर्टिकल्स में डील किया जाता है। ये पावर डील करता है आर्टिकल 174 और 173। आर्टिकल 174 का कहना है कि जो गवर्नर है वो टाइम टू टाइम स्टेट लेजिस्लेचर को विजिट कर सकते हैं और उनको समन कर सकते हैं जब भी उनको फिट लगे। ओके, और आर्टिकल 163 में ये कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा होंगे जो कि गवर्नर को असिस्ट करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। ओके, बट ये गवर्नर के डिस्क्रिशन पे है कि वो उनके असिस्टेंस को या वो उनके सपोर्ट को लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। इस केस में यही हुआ। इस केस में ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड तो किया, चीफ मिनिस्टर ने सजेस्ट तो किया कि उनको असेंबली को समन करना चाहिए, बट जो गवर्नर है उन्होंने उनके सजेशन को नहीं लिया।
तो हमने ये समझ लिया कि आर्टिकल 163 जो है आर्टिकल 173 जो है वो ये बात करता है कि चीफ मिनिस्टर और जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर को असिस्ट करते हैं समनिंग के प्रोसेस में। एक और आर्टिकल है जो कि यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आर्टिकल 163 है। आर्टिकल 163 गवर्नमेंट को गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर देती है समन करने के लिए। ओके, अब ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 163 को हम किस केस में एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां पे गवर्नर हाउस को समन कर सकता है डिस्पाइट द रिफ्यूजल ऑफ चीफ मिनिस्टर हु हेड्स द कैबिनेट। Now, governor in this case can decide on his or her own summoning the house. ये कब कब हो सकता है? पहला, जब चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी में ना हो। दूसरा, when the legislative members of the house propose a no confidence motion against the chief minister. फिर भी ऐसे केसेस में जो गवर्नर का एक्शन है वो जो उन्होंने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके लिया है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बट यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ऐसे कई वर्डिक्ट्स रहे हैं जहाँ पे गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को चैलेंज किया गया है। सबसे पहला वर्डिक्ट 2016 वर्डिक्ट। इस वर्डिक्ट में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि गवर्नर कैन समन द प्रोरॉग एंड डिसॉल्व द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सपोर्ट या उनके एडवाइजर्स गवर्नर के डिस्क्रिशन के हित में नहीं होंगे तब तक जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। which was followed by another judgment before that was Madras High Court judgment in 1973। इस जजमेंट में क्या हुआ? इस जजमेंट ने आंसर किया उन क्वेश्चंस को जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर उठाए गए। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 163 को हम आर्टिकल 174 के ऊपर नहीं रख सकते। आर्टिकल 174 ये होल्ड करता है कि गवर्नर was bound to follow the aid and advices of the Council of Ministers and the Chief Minister। पर रिसेंटली हमारे पास दो केसेस ऐसे हैं जहां गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके समनिंग को रोका है या अपने हिसाब से हाउस को समन किया है। पहला एग्जांपल वाज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन केरला गवर्नर एंड सीएम where the governor had turned down the request to summon a special sitting of the assembly to debates and new central farm laws। Secondly, in Rajasthan also the same thing happened where despite the request from the chief minister गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया, वो भी एक बार नहीं दो बार, और उनके रिक्वेस्ट को रिटर्न कर दिया सेशन को समन करने के लिए। हमारा अगला आर्टिकल है किसान ड्रोन्स के ऊपर। यहाँ पे क्या समझना जरूरी है? यहाँ पे ई टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है जो कि फार्मर्स को एड कर रहे हैं या फिर हेल्प कर रहे हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जो कि आपका जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। ओके, सो हम ये समझते हैं यहाँ पर कि ड्रोन को इंडियन एग्रीकल्चर में कैसे यूज किया जा सकता है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने 100 किसान ड्रोन्स को फ्लैग किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड अदर फार्म मटेरियल्स। अब जो ये ड्रोन्स हैं ये किसान को, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको कैसे एड कर सकता है? पहला तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी साथ में ही जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स हैं ये बहुत एफिशिएंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स की स्टडी के लिए। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं वेदर, सॉइल कंडीशंस, टेम्परेचर, जो कि फार्मर को एम्पावर करेंगे माइल्डफुल चॉइस बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, जब फार्मर्स खेती करते हैं और उनको अगर इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन पहले से हो कि जिस सॉइल में वो प्लांट सीड्स को सो कर रहे हैं वो जो सॉइल है उसका नेचर कैसा है, वेदर कंडीशन कैसा है,
तो वो अपने चॉइसेस को अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि किस फसल को कैसे कब उगाना है। ओके, और साथ में ही जो डेटा वो गेन करेंगे उससे वो क्रॉप के हेल्थ, क्रॉप के ट्रीटमेंट, इरिगेशन और फील्ड सॉइल एनालिसिस को भी रेगुलेट कर सकते हैं, जिससे फसल खराब नहीं होगा। ओके, और उसके अलावा ये जो ड्रोन है, ये सर्वे, जो इनकी सर्वेज होंगे, जो डेटाज ये देंगे, वो क्रॉप यील्ड्स को, जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, उसको भी बूस्ट करेगी और इसके साथ साथ फार्मर्स का टाइम बचाएगी, टाइम को मिनिमाइज करेगी और उनका एक्सपेंस भी मिनिमाइज कर सकती है। ओके, अब जो ड्रोन यूजेस हैं वो एग्रीकल्चर में कैसे एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसको हम समझते हैं। पहला तो जो इंसेक्ट्स का अटैक होता है या सॉर्म्स का अटैक होता है, उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि ड्रोन्स को यूज किया जा सकता है इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने में उन एरियाज में जो कि अफेक्टेड है। और रिसेंटली एक इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंसेक्टिसाइड्स को ड्रोन के थ्रू स्प्रे करने का सुझाव दिया था। ओके, इसके अलावा हम मैपिंग और सर्वेइंग में इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो ड्रोन का प्रोसेस है सर्वे करने का और मैप करने का किसी फील्ड को या किसी ऐसी जगह को जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, वो रिलेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट है दूसरे मेथड से। इसके अलावा क्रॉप डस्टिंग और स्प्रेइंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन मॉनिटरिंग, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि जो ड्रोन सर्वेज हैं वो वाटर एफिशिएंसी और डिस्क्लोज पोटेंशियल या फिर जो पूलिंग लीक्स होते हैं अदर मेथड्स ऑफ इरिगेशन में, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा करने से जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अगेन वी हैड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। जो क्रॉप का हेल्थ है, कैसे हम क्रॉप की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, क्रॉप्स को हेल्दी बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्पेशली जो वेजिटेबल फार्म्स होते हैं वहाँ पर जो सब्जियाँ होती हैं जो या फल होते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, या फिर वो दे गेट वो सड़ने लग जाते हैं, या फिर वो हेल्दी फ्रूट या वेजिटेबल्स नहीं आते हैं। तो उस चीज को, जो उनका हेल्थ है उसको मॉनिटर करने के लिए ये जो ड्रोन डेटाज और सर्वेज है, दे कैन वर्क एज अ important factor here. Okay, then field soil analysis that we already had. ओके, बट ये कहा जाता है कि हर चीज जो कुछ प्रॉस के साथ आती है वो कुछ कॉन्स के साथ भी आती है। सिमिलरली ये जो किसान ड्रोन्स हैं इनके साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं। पहला तो इनको सेटअप और मेंटेनेंस का कॉस्ट, दूसरा इसका नॉलेज और स्किल। एक एवरेज फार्मर जो है वो ड्रोन के फंक्शनिंग को एनालाइज नहीं कर पाएगा और इसके लिए उसको एक स्पेशलाइज स्किल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, फ्लाइट टाइम और रेंज, जो पे लोड्स हैं वो रिलेटिवली हायर होंगे, तो फ्लाइट ड्यूरेशन जो होगा ड्रोन्स का, जो कि एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा, वो एक लिमिटेड कवरेज ऑफ लैंड को ही कवर कर पाएगा। तीसरी चीज है कॉस्ट हाई है, ये हमने देख लिया। ओके, ये जो ड्रोन का फ्लाइट होगा वो वेदर और क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होगा। आखिरी चीज जो यहाँ पे है वो उनके लिए लॉज और रेगुलेशन की पॉलिसीज। जो लॉज हैं, मल्टीपल लॉज आर देयर गवर्निंग ड्रोन यूज इन इंडिया, जो कि एक एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देती है। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस विच आर देयर फॉर द रेगुलेशन ऑफ किसान ड्रोन्स हियर। बट यहाँ पर ये समझते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चरल ड्रोन टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली कहा जा सकता है कि वो इंडियन अग्रेरियन कम्युनिटी का फ्यूचर है, और ये जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। बट इसके साथ साथ ही कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो इस चीज को और बेटर बना सकते हैं। पहला तो हम स्टार्टअप्स को लोकल ड्रोन्स को स्टैब्लिश करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। वो लोकल ड्रोन्स को स्टैब्लिश करने के साथ साथ ही उसके मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग,
इन सब चीज़ों के लिए अलग यूनिट्स बिठा सकते हैं जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाए। दूसरी चीज़, हम एक इनेबलिंग इकोसिस्टम बना सकते हैं एक सिंगल विंडो कंसेप्ट के साथ, जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो जो इस फील्ड में काम करें। तीसरी चीज़, हम ड्रोन एप्लीकेशन में रिसर्च वर्क को और एनकरेज कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं जो इस चीज को रेगुलेट करे। Okay, so our next article is about IPO. So LIC, that is Life Insurance Corporation, is planning to launch its IPO in March 2022. Now let us learn some of the key points which are associated with it. So, with the government planning to sell 5% of its 100% stake in LIC, market participants expect the IPO to raise about 60,000 crores for the exchequer. Now, why this IPO is in news? Because the government is planning to sell 5% of its 100% share from LIC. अब जो ये IPO है ये एम करता है अपने लिस्टिंग शेयर्स को अचीव करने का by offering a sale of 31.6 crores equity shares by the government. And since the stakes are held by the government, LIC is not going to receive any proceeds from the share sale. अब कुछ रिस्क है जो कि इम्पैक्ट कर सकता है LIC और शेयर होल्डर्स के रिटर्न को। इसमें सबसे पहली चीज आती है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। हालांकि LIC इज कंसिडर्ड टू बिग टू फेल और इसीलिए ये कारण है कि इसको सब्जेक्ट किया जाता है इनहैंस रेगुलेटरी सुपरविजन के अंदर। Now, LIC has pointed to the complex laws or regulations issued by the Insurance Regulations and Development Authority of India, which also governs its operations. अब ये क्या है? ये है investment restrictions, issuance of capital, foreign investment restrictions, solvency ratio requirement, restriction on the place of business, limitations on commission या फिर remuneration to agents और insurance या intermediaries. इसके अलावा regulation for unit linked and non-linked insurance products or obligation to rural and social sectors. The next point is competition. अब LIC was a monopoly in the sector until India opened up insurance to private players. और आज भी it has continued its monopoly and LIC continues to be the largest insurer with a vast network of offices and agents. इतना ही नहीं, LIC has a 66% market share in terms of new business and premium accounting for 75% of the number of individual policies issued. Also, apart from this, it has an 81% share in the number of group policies issued for fiscal 2021. अब ये समझते हैं कि पैंडमिक का क्या असर पड़ा है। Pandemic has resulted in increase in number of death claims. Since death ज़्यादा हुई है तो death claims भी ज़्यादा हुई हैं। उसके अलावा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स ने LIC एजेंट्स को लिमिट कर दिया है उनकी एबिलिटी जिससे वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं उससे। The other point which is important here is segregation of its single consolidated life fund. जो LIC है उसने क्या किया कि लाइफ फंड को दो फंड्स में कंसोलिडेट कर दिया। पहला था पॉलिसी होल्डर का पार्टिसिपेशन फंड और दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर फंड। अब जो दो फंड्स हैं पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स फंड और नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर फंड ये कंसोलिडेट हुए सितंबर 21 में। इससे क्या हुआ, सेग्रीगेशन के पहले सरप्लस ज्यादा था, अब सरप्लस डिक्रीज हुआ और डिक्रीज इन सरप्लस अवेलेबल टू पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर ने ये क्या कर सकता है और इसने क्या किया, इसने अट्रैक्टिवनेस जो LIC प्रोडक्ट्स के लिए जो अट्रैक्टिवनेस था जो उनके कंज्यूमर की
उस चीज के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी वो कम हो गई, which could and which had impacted the business and financial condition or cash flows. Okay, so next we have some quick prelims facts. And first of all, we have Sudha Raghunathan, who is recently appointed a member of CABC. ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, जो कि डील करता है पॉलिसी और गवर्नेंस के पार्ट से, जिसमें हम समझते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस और उनके डेवलपमेंट जो कि वेरियस सेक्टर्स में होते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है CABC। CABC क्या होता है? CABC is Central Advisory Board on Culture. So, the context of this article is recently the Ministry of Culture has appointed Sudha Raghunathan as a member of Central Advisory Board on Culture. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि Central Advisory Board of Culture जो है उसका काम क्या है। Okay, so CABC has been constituted to advise the Ministry of Culture to focus on attention, creativity and different levels on Indian society. इसके aims और objectives क्या है? पहला, to evolve the programs which would focus attention on creativity at different level of Indian society and in different religion. जो अलग अलग रिलीजन और सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें क्रिएटिविटी को इवॉल्व करना और उसको बढ़ावा देना। दूसरा ये है टू प्रमोट क्लोजर कॉन्टैक्ट टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद इंडियन यूनिवर्सिटीज। साथ में ही ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोलैब करता है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो हमारे सोशियो कल्चरल वैल्यूज हैं उसको प्रमोट करने का काम करता है। ओके, और CABC का जो टेन्योर है वो 3 इयर्स है अपने रिजोल्यूशन के बाद। अब लेट अस नो कि सुधा रघुनाथन कौन है। सुधा रघुनाथन एक इंडियन वोकलिस्ट, सिंगर और कंपोजर हैं और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके अलावा इन्हें संगीत कलानिधि मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया गया 2013 में। Okay, so the next fact is how moths are helping as pollinators to the Himalayan ecosystem. Now, this is important for you from the perspective of your GS paper 3 that deals with environment conservation, environment pollution and degradation. Now, here we would learn the role of moths in pollination. इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक रीसेंट स्टडी ने ये रिवील किया है कि मॉथ्स जो है वो पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, स्पेशली जो हिमालयन इकोसिस्टम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वहाँ पे। अभी यहाँ पे दो चीज़ समझते हैं, पहले तो कि मॉथ्स क्या होते हैं और पॉलिनेशन क्या होता है। सो बिफोर I tell you about moths, let me tell you about the process of pollination. Pollination एक एक्ट है जिसमें पॉलिन ग्रेन्स को मेल एंथर, फ्लावर के मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाता है। ओके, सो द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन प्लांट्स, इज टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स। तो प्लांट्स ऑफस्प्रिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं? Since the seeds can only be produced when pollen is transferred between flowers of the same species. तो यहाँ पे pollination के थ्रू जो plants के offsprings हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब मॉथ्स क्या है और मॉथ्स इसमें कैसे हेल्प करते हैं? मॉथ्स जो है दे आर द इंसेक्ट ऑर्डर इन Lepidoptera which are not butterflies. Okay, so more species of moths are nocturnal, but they are also crepuscular and diurnal species. Okay, तो diurnal species कौन होते हैं? Diurnal pollinators होते हैं bees और butterflies. ओके, तो जो स्टडी है जिसमें ये पाया गया है कि मॉथ्स जो है वो हिमालयन इकोसिस्टम को पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, दैट सेज द moth species they are very economically important species and they are helping and they are also identified as a potential pollinator in the Himalayan ecosystem, which indicates that moths can provide net benefit as pollinators even when they are acting as larval herbivores of the
same species. Okay, so the next article is about MH-60R copters. Okay, so Indian Navy has already received two such copters from the US Navy on the Naval Air Station in North Island. Now, why this article is important? This article is important from the perspective of foreign relations, since India-US friendship is already touching the skies, and the bilateral defense trade between the two countries has expanded to over $20 billion in the last couple of years. So, this article has to be focused from the perspective of both our defense and our foreign relations. ओके तो अगर हम डिफेंस ट्रेड से आगे बढ़ते हैं तो इंडिया और यूएस अभी साथ में वर्क कर रहे हैं को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पे जो कि डिफेंस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नाउ MH-60R ये एक सबसे एडवांस्ड मैरीटाइम मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो कि ग्लोबली ऑपरेट कर सकता है और इसका जो मिशन परफॉर्मेंस है ये अभी तक सबसे अच्छा रहा है. Now the induction of these all-weather MRH would enhance Indian Navy's three-dimensional capacities. Also, these helicopters would also be modified with several equipments and weapons. So, the Indian cabinet has already cleared the purchase of these helicopters in February 2020, which was a week before the US President Donald Trump visited India. And now India will use this enhancedly capable copters as a deterrent to regional threats and to strengthen our homeland defense. Also, so these are some of the features that these copters can provide. You can have a look on them, and yeah, so that is all. This capability is delivered when our customers needed. The Lockheed Maritime has delivered these aircraft 100% on time. So that speaks about the US-India trade, that we already have received two copters that we started with, and we are expected to receive the first batch of MH-60R copters by this July. So yeah, that was it for today. So thank you. Let's meet tomorrow again.